गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स और पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पहले चल रहा था क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स अपनी कंप्लीट हो गई और क्लासिकल मैकेनिक्स जेडी सर चला रखे हैं। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर देते हैं क्योंकि सिलेबस तो आपका पूरा हो गया। अब कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, आपके एग्ज़ाम थोड़े लेट होंगे, तो तब तक हम रिवीजन कर लेते हैं। इसलिए अब हम पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट शुरू कर देते हैं। यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम डिजिटल सर्किट्स की बात करेंगे, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स की बात करेंगे, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स की बात करेंगे और वैसे 2 यूनिट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़नी है क्योंकि सिलेबस भी आपका 60% कर दिया गया है। तो इसलिए अपन 2 यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्लीट कर लेते हैं। पहले हो ही चुकी, उनका अब रिवीजन कर लेंगे। तो आज हम डिजिटल सर्किट्स की बात करते हैं कि डिजिटल सर्किट्स क्या है। एनालॉग सिग्नल आपने सुना होगा नाम, और डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल को कैसे लिखते हैं और एनालॉग को कैसे लिखा जाता है, ये भी आप सब जानते हैं। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, 2 डायग्राम आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। एक में 0 और 1 है, लो और हाई वैल्यू, 2 ही डिजिट हैं, एक डिजिट और एक डिजिट 0 और दूसरा 1। एक एनालॉग सिग्नल है जिसमें कंटिन्यूस ग्राफ आपको दिख रहा है। यहाँ एक बार 0 वैल्यू होती है, फिर 1 हो जाती है, उसके बाद 0 और 1, 0 और 1। तो ये वैल्यूज डिजिटल सिग्नल्स में हो रही है। An analog signal xt is represented by a real number at a given time point. किसी भी दिए हुए समय पर जो एनालॉग सिग्नल है वो एक रियल नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई एनालॉग सिग्नल जो है वो टाइम टी का फंक्शन तो होगा ही होगा, xt हमने लिखा है, और किसी भी समय पर या किसी भी टाइम टी पर xt की जो वैल्यू होगी वो रियल होगी। एन एनालॉग सिग्नल xt इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रियल नंबर एट ए गिवन पॉइंट। किसी भी दिए हुए पॉइंट पर xt एक रियल नंबर होगा। ए डिजिटल सिग्नल इज बाइनरी इन नेचर, दैट इज इट टेक्स ऑन ओनली 2 वैल्यूज, लो 0 एंड हाई 1। जो डिजिटल सिग्नल्स हैं इनकी जो प्रकृति होती है ये बाइनरी प्रकृति होती है, अर्थात इनकी 2 वैल्यूज होंगी, 0 और 1। 0 को हम लो कहेंगे और 1 को हाई वैल्यूज। एनालॉग सिग्नल में कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है फंक्शन की, और डिजिटल में केवल 0 और 1 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी। Although we have shown 0 and 1 as constant levels in reality, that is not required. Any value in the low-high band will be interpreted as 0, 1 by digital circuits. डिजिटल सर्किट्स में किसी भी वैल्यू को हम 0 और 1 से लिखेंगे,
लो आ जाए वहाँ 0 और हाई की जगह हम 1 लिखेंगे, मतलब 1 और 0 के अलावा और कोई डिजिट इसमें होती ही नहीं है। द डेफिनेशंस ऑफ लो एंड हाई बैंड्स डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजीज यूज्ड। एग्जाम्पल के लिए TTL ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लॉजिक। CMOS कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ECL इमीटर कपल्ड लॉजिक। ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको काम में लिया जाता है डिजिटल सिग्नल्स के लिए। TTL मतलब जिसमें ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर को ही काम में लिया जाता है, बहुत सारे जो डिजिटल गेट्स हैं या डिजिटल सर्किट्स हैं उनका निर्माण किया जाता है। CMOS में कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका यूज करते हैं। ECL में इमीटर जो कपल्ड लॉजिक हैं उनका यूज किया जाता है। इमीटर कपल्ड लॉजिक इसको हम कहते हैं। ये एक सिंपल डिजिटल सर्किट है। दो प्रकार के सर्किट है ना, डिजिटल सर्किट और एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट में तो एक्स या जो फंक्शन है उसकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। डिजिटल सिग्नल में दो ही वैल्यू होगी, या तो 0 होगी या फिर 1। ये सर्किट हमने एक दिखाया है। अब हमने कहा कि डिजिटल जो सर्किट्स हैं वो किन से बनते हैं, ये भी हमने देख लिया। डिजिटल सर्किट्स को बनाने के लिए हम कई टेक्नोलॉजीज काम में लेते हैं, जिसमें आपने लिखा TTL ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम डिजिटल सर्किट्स को बनाते हैं, अर्थात उसमें ट्रांजिस्टर हम काम में लेंगे और सर्किट का निर्माण करेंगे जो डिजिटल सर्किट होगा। CMOS टेक्नोलॉजी जिसमें मेटल ऑक्साइड जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका यूज करके और डिजिटल सर्किट्स हम बनाते हैं। ECL इमीटर को युग्मित करके, इमीटर कपल्ड जो लॉजिक है ECL जिसको हम बोलते हैं, इसके द्वारा भी हम डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम डिजिटल सर्किट का लेते हैं। ये आपको दिख रहा है, एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होंगे। 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर के हैं आधार, उत्सर्जक और संग्राहक, इमीटर, बेस और कलेक्टर। बेस पर वोल्टता, निवेशी वोल्टता हमने लगा रखी है VI, बेस का रेजिस्टेंस है RB, और कलेक्टर पर या कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है RC, +5 वोल्ट से उसको जोड़ा हुआ है। VCC = +5। आउटपुट वोल्टेज V0 मान लेते हैं और इनपुट वोल्टेज जो VI है वो है। ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का इमीटर जो टर्मिनल है इसको हमने ग्राउंडेड किया है। आउटपुट आप ले रहे हैं कलेक्टर पर। इस समय ये एक इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। जब निवेश पर वोल्टेज VI का मान 0 होगा तो फिर ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के निर्गम पर आपको अवस्था 1 प्राप्त होगी, स्टेट 1 मिलेगी। जब इस ट्रांजिस्टर के निवेश पर 1 है, VI का मान 1 होगा, उस समय इस ट्रांजिस्टर के निर्गम पर आपको वोल्टता 0 प्राप्त होगी, क्योंकि यह ट्रांजिस्टर चालन अवस्था में होगा, सैचुरेशन रीजन में होगा, और इस ट्रांजिस्टर में से होकर के ये +5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेट्स हैं 0 और 1। आप यदि निवेश की वोल्टता को 0 रखते हो तो निर्गम पर 1 मिल जाता है, निवेश की वोल्टता को 1 रखते हैं तो निर्गम पर आपको 0 प्राप्त होता है। इसका ग्राफ यदि हम बनाना चाहें तो ग्राफ आप बना सकते हैं। VI वोल्टता और एक V0 वोल्ट, दोनों वोल्टेज में है, VI भी, और इनपुट वोल्टेज है V0, आउटपुट वोल्टेज है। इनपुट 0 और आउटपुट क्या है वो सारी वैल्यूज इसमें लिखी हुई है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में हम निवेश आधार पर दे रहे हैं, निवेश संग्राहक पर ले रहे हैं, तो निर्गम संग्राहक पर प्राप्त कर रहे हैं। ये इन्वर्टर कहलाता है। और लिख दिया मैंने यहाँ पर, इफ VI इज लो 0, मतलब VI का मान 0 है तो V0 इज हाई। इफ VI इज हाई देन V0 इज लो। The circuit is called an inverter because it inverts the logic levels of the input. If the input is 0, it makes the output 1 and vice versa. मतलब जब 0 है तो 1 मिल जाता है, और जब 1 है तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0। दोनों आपको यहाँ पर
मिल जाते हैं। तो ये लॉजिक लेवल्स को इन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया, इन्वर्टर दिया। इसका नाम हमने इन्वर्टर दे दिया है। तो ये जो डिजिटल सर्किट है, सिंपल एक डिजिटल सर्किट था। अब हम आगे बात करते हैं। डिजिटल सर्किट्स आर मेड यूजिंग ए वैरायटी ऑफ डिवाइसेज। द सिंपल बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इनवर्ट्स इज ओनली एन इलस्ट्रेशन। भाई हमने एक तो ये सिंपल बीजेटी लिखा है, भाई बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, और ये एक डिजिटल सर्किट है, क्योंकि डिजिटल में दो ही वैल्यू मिलेंगे आपको, 0 और 1। तो यहाँ भी आपको आउटपुट पर या तो 0 मिलता है या फिर 1 मिल रहा है। क्लियर? तो ये एक बीजेटी जो है ये डिजिटल सर्किट है, और सबसे सरलतम डिजिटल सर्किट है, सिंपल डिजिटल सर्किट। मोस्ट ऑफ द VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स today employ the MOS technology, metal oxide semiconductor technology, because of the high packing density। इनके जो संकुलन गुणांक है वो बहुत ज़्यादा होता है, पैकिंग जो डेंसिटी है, हाई स्पीड एंड लो पावर कंजप्शन इट ऑफर्स। भाई इनमें ये प्रॉपर्टी जो होती हैं कि जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो सर्किट्स हैं जो MOS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, इनकी हाई पैकिंग डेंसिटी, हाई स्पीड और लो पावर कंजप्शन, इनकी वजह से ये टेक्निक्स हम आज काम में लेते हैं, जिससे कि डिजिटल सर्किट्स आप बनाते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास एक डिजिटल सर्किट, ओरिजिनल डाटा आपके पास है, वोल्टेज है, टाइम का फंक्शन है, और वोल्टेज किस प्रकार से चेंज हो रही है जो आप इस सर्किट में देख रहे हैं। ओरिजिनल डाटा आपके पास ये है। एक दूसरा है जिसमें करप्टेड डाटा है। इस डाटा को थोड़ा बहुत हमने इधर उधर कर दिया है, चेंज कर दिया है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसको V1 कहा ओरिजिनल, और ये जो करप्टेड डाटा है इसको हमने कहा V2। इसमें आप देखिए थोड़ा बहुत चेंज दिख रहा है आपको, वोल्टेज में चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, वहाँ बिल्कुल फिक्स है 0 और 1, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, करप्टेड डाटा है। यदि अब आगे एक कंपैरेटर लगा दें, कंपैरेटर क्या करता है, कंपेयर करने का काम करता है। कंपैरेटर पर इनपुट देंगे V2 और एक V पर, और ये देकर कि ये जो लाइन से डैश डैश लाइन वाली बोलता है, और आउटपुट V3 आपको मिलेगा। तो आपको रिकवर्ड डाटा मिलेगा, रिकवर्ड डाटा V3 वोल्टेज और फंक्शन टाइम का होगा। ए मेजर एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम इज दैट इवन इफ द ओरिजिनल डाटा गेट्स डिस्ट्रॉयड। एग्जाम्पल के लिए बात करें, इन ट्रांसमिटिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर और स्टोरिंग ऑन ए CD ड्यू टू नॉइस अटेन्यूएशन etc, इट कैन बी रिट्राइव्ड इजीली। जब ओरिजिनल डाटा जो आपके पास है वो डाटा यदि लॉस हो जाए, खो जाए, तब आप उस डाटा को रिस्टोर करेंगे, आप उस डाटा को प्राप्त करना चाहेंगे। उसके लिए कई माध्यम आपके पास हैं। जैसे हो सकता है, मान लीजिए ट्रांसमिटिंग कर रहे हैं आप, डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस समय वो डाटा लॉस्ट हो जाए। ट्रांसमिटिंग इन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर और स्टोरिंग ए CD, स्टोरिंग ऑन ए CD ड्यू टू नॉइस। नॉइस का मतलब अवांछनीय जो परिवर्तन होते हैं उनको नॉइस हम बोलते हैं। अटेन्यूएशन, कमी, इन सब की वजह से आप ओरिजिनल डाटा को लॉस कर सकते, खो सकता है। अब उस डाटा को आपको प्राप्त करना हो तो उसके लिए सब काम में लिया जाता है। तो ए मेजर एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम इज दैट इवन इफ द ओरिजिनल डाटा गेट्स रिस्टोर्ड। एग्जाम्पल के लिए यदि बात करें, इन ट्रांसमिटिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर और स्टोरिंग ऑन ए CD ड्यू टू नॉइस अटेन्यूएशन etc कैन बी रिट्राइव्ड इजीली। There are several other benefits of using digital representation। डिजिटल रिप्रेजेंटेशन के और भी बहुत सारे हमारे यहाँ फ़ायदे हैं, और भी फ़ायदे हैं डिजिटल रिप्रेजेंटेशन के, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। कैन यूज कंप्यूटर्स टू प्रोसेस द डाटा। डाटा को प्रोसेस के लिए कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को काम में लेता है। डिजिटल सर्किट्स जो है वो कंप्यूटर बनाने में काम में ले जाते हैं।
कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सर्किट्स पर ही काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 जो बाइनरी लैंग्वेज है इसी को समझता है। कैन स्टोर इन ए वेराइटी ऑफ स्टोरेज मीडिया, कोई भी मीडिया है उसको स्टोरेज करने के लिए डिजिटल सर्किट्स आपको चाहिए। कैन प्रोग्राम द फंक्शनलिटी, फॉर एग्जाम्पल द बिहेवियर ऑफ ए डिजिटल फिल्टर कैन बी चेंज्ड सिंपली बाय चेंजिंग इट्स कोएफिशिएंट्स, कोई भी डिजिटल फिल्टर हमारे पास है और उसका बिहेव यदि चेंज करना है तो फिर आप उसके कोएफिशिएंट्स को चेंज कर दीजिए। तो कोई भी प्रोग्राम आपका है, फंक्शन जो है उसको चेंज करके आप पूरा फंक्शन चेंज कर सकते हैं। कैन प्रोग्राम द फंक्शनलिटी, फॉर एग्जाम्पल द बिहेवियर ऑफ ए डिजिटल फिल्टर कैन बी चेंज्ड सिंपली बाय चेंजिंग इट्स कोएफिशिएंट्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। हमने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, केवल इतना बताया है कि डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स क्या हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। आप समझ गए होंगे कि डिजिटल सिग्नल तो क्या है और एनालॉग सिग्नल क्या है। एनालॉग सिग्नल का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। डिजिटल में हम रियल की बात ही नहीं करते, डिजिटल में केवल 0 और 1 दो डिजिट होंगी। कोई भी डाटा है उसको 0 और 1 के रूप में लिखा जाएगा डिजिटल में, और उस डाटा को किसी भी रियल नंबर के रूप में, जैसे कोई वैल्यू फंक्शन की 10 है, सीधा हम बता देंगे कि 10 है, वो तो एनालॉग हो गया। अब इस 10 को हम 0 और 1 में कन्वर्ट करके फिर लिखते हैं, वो डिजिटल हो गया। तो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स, इनके सर्किट्स लिख दिए हमने, डिजिटल सर्किट्स और एनालॉग सर्किट्स। फिर हमने ये भी देख लिया कि डिजिटल सर्किट्स के फ़ायदे क्या हैं, एनालॉग सर्किट्स के फ़ायदे क्या हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा कि कोई ओरिजिनल डाटा लॉस हो जाए तो फिर उसको आप रिकवर करना चाहते हैं तो डिजिटल सिग्नल्स में आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होती है। डिजिटल सिग्नल्स के कुछ फ़ायदे आपको यहाँ पर मैंने दिखा दिए हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स, तो आप ये सब लिख देना, लिख देंगे आप, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस, देखिए जो ऑपरेशंस हैं हमारे पास 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, नॉट, एंड तथा और। 3 ही ऑपरेशंस हैं, नॉट, एंड और। पहले हम बात करते हैं नॉट। नॉट गेट जो है इसका सिंबल यहाँ लिखा हुआ है। नॉट गेट में एक ही निवेश होता है, एक ही निर्गम होता है। एक तो निवेश और एक ही निर्गम। इसका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो ये है कि जब सभी निवेश या कोई एक ही निवेश है वो 1 अवस्था में होगा तो निर्गम 0 होगा, निवेश 0 होगा तो निर्गम 1 हो जाएगा, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। इसकी ट्रूथ टेबल आप बना सकते हो। ए निवेश है और वाई क्या है, आउटपुट है। निवेश 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, निवेश 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा। नोटेशन इसको आप आई इक्वल टू ए बार लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ए बार। अब हम बात करें एंड गेट की। एंड गेट का सिंबल आपको चित्र में दिख रहा है। एंड गेट में 2 निवेश मिनिमम होंगे, 2 से ज़्यादा कितने भी निवेश हो सकते हैं। तो एंड गेट में जो निवेश हैं उनकी संख्या कम से कम 2 होती है, जो निर्गम है वो 1 होगा। एंड गेट का जो प्रिंसिपल है कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, अर्थात इसमें जो आउटपुट है वो अवस्था 1 में, स्टेट 1 में तभी होगा जब सभी निवेश या इनपुट स्टेट 1 में हों। ऑल द इनपुट्स आर इन स्टेट 1, देन वी कैन फाइंड द आउटपुट इन स्टेट 1। जब सभी इनपुट्स 1 है तभी आउटपुट 1 प्राप्त होगा। ये एंड गेट का प्रिंसिपल है। तो एंड गेट में 2 या 2 से ज़्यादा निवेश हो सकते हैं। हमने कंसिडर किया कि हमारे पास 2 ही निवेश हैं, ए और बी, आउटपुट है वाई। तो आपके पास 2 निवेश हैं, 2 इनपुट है, तो 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 0 0 1 1। वी की वैल्यू 0 1 0 1 आप लिख सकते हो। वाई क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिलेगा। एंड गेट में ए डॉट बी, ए और बी दोनों 0 है तो आपको मिलेगा 0 0 1 है तो 0 1 0 है तो भी 0 और 1 1 है तो 1। नोटेशन जो इसका है वो y इक्वल टू आप क्या लिखते हो, ए डॉट बी या ए बी। क्लियर, ये आपका हो गया एंड गेट।
तो आपसे कोई पूछे एंड गेट का प्रिंसिपल, तो आप बता देंगे सीधा कि एंड गेट का प्रिंसिपल क्या है कि जब सभी निवेश अवस्था 1 में हो तो निर्गम अवस्था 1 में प्राप्त होता है। कोई भी निवेश अवस्था 0 में होने पर निर्गम 0 प्राप्त होगा। ये एंड गेट का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे ओर गेट की। ओर गेट में भी 2 निवेश मिनिमम होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा निवेश इसमें हो सकते हैं। एक निर्गम होता है, निर्गम को हम वाई से लिखते हैं, निवेशी को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD से हम लिखते हैं। इसका जो सिंबल है या गेट को कैसे लिखते हैं वो हमने दर्शा रखा है चित्र में। अब जो ओर गेट है उसकी ट्रूथ टेबल हम बना लेते हैं। इसका प्रिंसिपल बता दें पहले तो कि ओर गेट का आउटपुट 0 तभी होगा जब सभी निवेश 0 होंगे। कोई भी एक निवेश या इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 प्राप्त हो जाता है। कोई भी एक निवेश 1 होने पर आउटपुट 1 हो जाएगा। ये ओर गेट का क्या है प्रिंसिपल है। तो ओर गेट का सिद्धांत क्या है, सभी निवेश अवस्था 1 में होने पर सभी निवेश अवस्था 0 होने पर ही निर्गम 0 होगा। कोई भी एक निवेश अवस्था 1 में है तो निर्गम 1 हो जाएगा। ये ओर गेट का सिद्धांत है। ओर गेट का जो आउटपुट है y उसको हम लिखते हैं A+B से। ओर गेट के आउटपुट को आप किससे लिखते हो, A+B से। ये क्या है आउटपुट ऑफ ओर गेट। अब हम बात कर लें 3 गेट और हैं आपके पास, नैंड गेट, नोर गेट और एक्सॉर गेट। कौन कौन से हैं, नैंड गेट, नोर गेट और एक्सॉर गेट। देखिए एंड गेट के आगे यदि नोट गेट जोड़ दिया जाए तो नैंड गेट बन जाता है। नोट गेट के और गेट के आगे नोट गेट जोड़ दें तो नोर गेट बन जाता है। और एक हमारे पास गेट और है एक्सॉर गेट, जो कि एक विशेष प्रकार का और गेट होता है। इसका सिंबल चित्र में आपको दिख ही रहा है। 3 गेट हो गए, नैंड गेट, नोर गेट और एक्सॉर गेट। नैंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो क्या होगी भाई, नैंड गेट का मतलब क्या है, एंड गेट उसके आगे नोट गेट जोड़ दो। एंड गेट का जो आउटपुट प्राप्त हुआ था उसको इन्वर्ट कर दीजिए, उसके आगे नोट गेट लगा दो आप, तो आउटपुट 1 था तो 0 हो जाएगा, 0 था तो 1 हो जाएगा। ए और बी के कॉम्बिनेशन 0 0 1 1 0 1 0 1, और एंड गेट में आपको 0 0 हो तो 0 मिलता है। अब उसके आगे नोट गेट लगाया है तो 0 का 1 हो जाएगा। 0 1 है तो आपको 0 मिलता, अब नोट गेट है तो 1 हो गया। 1 0 है तो आपको 0 मिलता, नोट गेट जोड़ रखा है आगे तो 0 के आगे नोट गेट जोड़ दिया तो 1 मिल जाएगा। 1 1 का मतलब 1 होता है एंड गेट में, लेकिन नैंड गेट में आगे नोट गेट जोड़ा हुआ है तो फिर आपको 0 मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा, 0। ऐसे ही नोर गेट के लिए आप ट्रुथ टेबल बना सकते हो। ए और बी आपके पास इनपुट हो गए, वाई आपके पास आउटपुट है। अब और गेट के लिए हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी 0 0 1 1 0 1 0 1 ए बी थे। आउटपुट आपको क्या मिला था, 0 0 है तो 0 मिला था, 0 1 है तो 1 1 0 है तो 1 1 1 है तो 1, ये आपका आउटपुट मिला था। अब हमने क्या कहा कि भाई नोट गेट और जोड़ दिया है, और गेट के आगे, और गेट के आगे हमने नोट गेट जोड़ दिया। अब नोट गेट जोड़ने से नोर गेट बन गया, तो और गेट का जो आउटपुट था उस आउटपुट को बदल दीजिए, क्योंकि नोट गेट आगे जोड़ दिया है तो वहाँ 0 था तो 1 कर दो, 1 की जगह 0 हो जाएगा, बात खत्म। और एक है एक्सॉर गेट। अब एक्सॉर गेट एक स्पेशल और गेट ही है, एक विशेष प्रकार का और गेट है। इसका जो आउटपुट है वो 1 उस समय प्राप्त होगा जब कोई भी एक निवेश अवस्था 1 में हो, सभी निवेश अवस्था 1 में नहीं होने चाहिए। मान लीजिए हमारे पास 2 निवेश हैं ए और बी, तो A1 हो या फिर B1 हो। ऐसा नहीं हो कि AB1 BB1 तो भी आपको आउटपुट 0 मिलेगा, दोनों 0 हैं तो भी आपको 0 मिलेगा। A1 हो B0 हो या फिर B1 हो A0 हो, उस स्थिति में आपको आउटपुट 1 प्राप्त होगा। ये एक्सॉर गेट है, विशेष प्रकार का ओ द्वारा, इसको एक्सक्लूसिव और गेट भी हम कहते हैं। इसकी ट्रूथ टेबल हमने बना दी। ए बी भाई 0 0 है तो 0 0 1 है तो 1 1 0 है तो भी 1 1 1 है तो 0, मतलब दोनों निवेश समान हो गए। तो 0 निवेश है समान है तो 1 मिलेगा। नोटेशन की बात कर लें, एंड नैंड गेट जो है इसका जो नोटेशन है वो क्या है,
वाई इक्वल टू ए डॉट बी का वार, क्योंकि ए डॉट बी एंड गेट का है, उसके आगे नोट गेट जोड़ रखा है, तो ए डॉट बी का वार, इसको ए बी वार लिख सकते हैं। नोर गेट के लिए आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, नोट और गेट के लिए लिखते हो, नोर गेट के लिए नोट गेट और जोड़ना है, तो ए प्लस बी के आगे नोट गेट जोड़ा तो ए प्लस बी का वार हो गया। और एक्सोर गेट के लिए आप ए प्लस बी लिखते हुए विशेष प्रकार का प्लस यहाँ पर हम लगाते हैं, इसको हम ए बी वार प्लस ए बार बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो वाई इक्वल टू ए बी वार प्लस ए बार बी, वाई इक्वल टू ए बी वार प्लस ए बी वार या फिर ए बी वार प्लस ए बार बी आप इसको लिख सकते हो। क्लियर? यहाँ तक यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, नहीं है कोई दिक्कत तो अब आगे हम ये बता देंगे आपको। देखो ये वही है, ओरिजिनल गेट था एंड गेट, उसके आगे नोट गेट जोड़ दिया, नैंड गेट बन गया। ये कौन सा गेट है, दूसरे चित्र में जो आपको दिख रहा होगा ये है नैंड गेट। अब नैंड गेट के आगे नोट गेट जोड़ दो तो फिर से एंड गेट बन जाएगा। फिर ये और गेट है, इसके आगे नोट गेट जोड़ दिया था, नोर गेट बन गया। अब नोट गेट और गेट है तो नोर गेट है, ये लास्ट वाले चित्र में जब आप देखेंगे इसके आगे आपने नोट गेट जोड़ दिया। अब नोट गेट में और गेट नोर गेट में आप वो नोट गेट जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, और गेट मिल जाएगा। यही बात है। इधर दूसरा यहाँ पर ओरिजिनल गेट है एंड गेट, इसमें निवेश दो देंगे आप। अब दोनों निवेशों को नोट गेट पहले जोड़कर दे दो तो नोर गेट बन जाएगा, सीधी सी बात है। और गेट के आगे जो दोनों निवेश दे रहे हो वो नोट गेट के दे दो तो नैंड गेट बन जाएगा। नैंड गेट के पहले दो नोट गेट जोड़ करके निवेश दे दो तो और गेट बन जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, इनको वेरीफाई कर सकते हैं रिजल्ट्स को। नोर गेट है, उसके पहले जो निवेश दोगे उनमें नोट गेट आप जोड़ दीजिए तो फिर आपको एंड गेट प्राप्ति होगा। आप इनको चेक करके देखना, बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। यहाँ तक यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, डायरेक्ट कोई मैसेज करके भी आप बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइप की आपको हो तो आप बता सकते हैं, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।